Thank you, Honourable Member. Honourable Member Dr. Ashok Bajpai ji. माननीय उपसभापति महोदय, आपने मुझे जो वित्त मंत्री द्वारा एप्रोप्रिएशन बिल प्रस्तुत किए गए हैं उन चारों उसी के समर्थन में बोलने का आपने मुझे अवसर दिया। मान्यवर, दो बजट, एक सप्लीमेंट्री ग्रांट 2020-21 और जो मेन बजट है 2021-22, इन दोनों में जो अनुदान स्वीकृत किए गए हैं उनको खर्च करने की अनुमति ये सदन सरकार को देगा, जिससे कि सरकार ये जो बजट में प्राविधान किए गए हैं उसको प्रयोज्य कर सके, उसका प्रयोग कर सके और देश के विकास में और देश की गति दे सके। मान्यवर, जो स्थितियां रही हैं 2021-22 की, ये किसी से छिपा नहीं है कि कोविड-19 की महामारी के चलते 2020-21 की पहली तिमाही में जो हमारी सकल घरेलू उत्पाद था वो स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी और उसकी निगेटिव ग्रोथ हमको 4.2% की निगेटिव ग्रोथ उसमें दर्शाई गई थी। तो ये स्थितियाँ थी। सरकार ने का ये प्रयास था इस देश के 130 करोड़ घरों में इस दैवीय आपदा के चलते, इस तरह की महामारी के चलते जो संकट उत्पन्न हुआ है, लेकिन देश में किसी गरीब का चूल्हा बुझने न पाए, कोई व्यक्ति भूखा न सोए, और इसके लिए सरकार ने बड़ी ही उदारतापूर्वक तमाम योजनाओं के माध्यम से, जन धन खातों के माध्यम से सीधे लाभ स्थानांतरित करके, तमाम खाद्यान्न उपलब्ध कराकर, निःशुल्क गैस की सिलेंडर देकर के, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश की जनता की सेवा करने का काम किया। माननीय, ये अब किसी से छिपा नहीं है। ये राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चलते जीडीपी ने जो निगेटिव ग्रोथ दर्शाई थी माननीय, उसके चलते जो हमारी फिजिकल पॉलिसी थी, अर्थव्यवस्था में सुधार की जरूरत के अनुसार संचालित होती रही। अतः 21-22 के जो बजट में हमारा अनुमान है सकल घरेलू उत्पाद का, वो 14.5%, 14.4% की ग्रोथ इसमें दर्शाई जा रही है। यह ऐसा अनुमान है कि हमारा जो हम पिछले जीडीपी में निगेटिव ग्रोथ थी उसको पार करके 21-22 में हम 14.4% की ग्रोथ दर्शाने का उपलक्ष्य प्राप्त करने की ओर जा रहे हैं। मान्यवर, इन विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए और देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़े, इस दिशा में बहुत सारे बड़े कदम उठाए हैं। मान्यवर, आप देखें जीडीपी की ग्रोथ के संबंध में मैंने जैसा आप कहा, नियमित अंतरालों में आर्थिक पैकेजों के माध्यम से जो अर्थव्यवस्था को गति देने का काम सरकार ने समय समय पर किया। और इसमें आप देखें, चाहे आत्मनिर्भर भारत 3 पैकेज देकर के, आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत 3 पैकेजों के माध्यम से इसे अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में प्रयास किए गए। प्रत्यक्ष कर प्रशासन, डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना एवं मध्यम महिलाओं, बुजुर्गों, कृषकों, मजदूरों को सीधे डीबीटी से सहायता पहुंचाने की इन विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को खुशहाली बहाल करने का प्रयास किया गया। 21-22 के बजट में मान्यवर हमारा सबसे ज़्यादा जोर स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर रहा और उसका नतीजा एक वर्ष 20-21 की तुलना में 21-22 में 137% हमने जो स्वास्थ्य योजना पे हमारा जो परिव्यय है उसे बढ़ाने का काम किया और 21-20 में 2,23,846 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, वेलनेस के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। 94 पिछली बार जब 94,452 करोड़ की परियोजना थी 20-21 की, जिसे बढ़ाकर 2,23,000 करोड़ किया गया। मान्यवर, वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस नए बजट में की गई है 21-22 में, जिससे कि देश की 130 करोड़ आबादी तक वैक्सीनेशन हो सके, कोई गरीब वैक्सीनेशन से वंचित न रह जाए। और सरकार की मंशा, अगर इसमें 35,000 करोड़ से और अधिक की आवश्यकता होगी तो सरकार उसे भी मुहैया कराने का काम करेगी। हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए 64,180 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है और इसमें इस पूरी 6 वर्षों के अंदर आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना में इससे रखा गया है 64,180 करोड़ रुपए।
मान्यवर 17,788 करोड़ रुपए ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए और 11,024 करोड़ रुपए नगरीय स्वास्थ्य मिशन के लिए प्राविधान किया गया है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। यह सरकार की दृष्टि रही है कि स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए हमारी प्राथमिकता रही है और इस कोविड जैसी महामारी के चलते हम लोग और ज़्यादा चिंतित हुए तो लोगों में स्वास्थ्य की सेवाएं कैसे अच्छी से अच्छी हो सकती, यह सरकार का माननीय प्रयास रहा है। पानी की सप्लाई, लोगों को शुद्ध जल मिले, ये सरकार आपने देखा है प्रधानमंत्री जी की निरंतर ये प्राथमिकता रही है कि हर घर को नल से जल पहुंचाया जाए। लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि शुद्ध पेयजल हो और इस पेयजल के लिए व्यवस्था के लिए 2,87,000 करोड़ रुपए इस पंचवर्षीय योजना में स्वच्छ जल के लिए प्राविधानित किया गया है, जिससे देश में तमाम करोड़ों परिवारों में नल से जल पहुंचाने का काम किया जाएगा और बड़े पैमाने पर यह काम बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। मान्यवर 2.86 लाख करोड़ जल से नल पर खर्च किए जाएंगे, 2.86 लाख करोड़ रुपए मान्यवर। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत 1,41,678 करोड़ रुपए इस परियोजना पर भी व्यय होंगे, स्वस्थ भारत पर और स्वच्छ भारत पर। शुद्ध वायु के लिए 2,217 करोड़ रुपए और उसमें 72 केंद्रों पर 10 लाख से अधिक आबादी वाले 72 शहरों के ऊपर स्वस्थ वायु के लिए व्यवस्था करने की व्यवस्था इसमें प्राविधान किया गया है इसमें बजट में मान्यवर। इसी के साथ ही हम चाहते हैं कि पर्यावरण दुरुस्त हो और इसके लिए पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए और लोगों को स्वेच्छा से इस दिशा में आगे आने के लिए हमने इसमें व्यवस्था की है। स्क्रैप नीति नई बनाई है जिससे कि 15 वर्ष से अधिक जिनकी आयु सीमा जिन वाहनों की हो गई है, जिनसे प्रदूषण बढ़ता है, उनको स्क्रैप नई नीति उनके लिए लाए हैं। मान्यवर कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्ष में 60 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे और राष्ट्रीय अवसंरचना के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का विस्तार करके 7,400 परियोजनाओं को शामिल किया गया है। संस्थागत बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए 20,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मान्यवर। सड़क एवं राजमार्ग के लिए, क्योंकि किसी भी देश के विकास के लिए जितनी रफ्तार जितनी गति तेज होगी उतनी ही विकास की गति तेज होगी। देश में जब अच्छी सड़कें होंगी, यातायात के सुलभ साधन होंगे तो विकास की गति उतनी ही तीव्र होगी और इसलिए हमारी सरकार ने सड़क निर्माण के लिए अब तक सर्वाधिक 1,81,101 करोड़ रुपए का प्राविधान सड़क एवं राजमार्गों के लिए किया है मान्यवर। इससे कि देश की यातायात को गति मिले और विकास की गति तेज हो। 5,35,000 करोड़ रुपए की भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 3.3 लाख करोड़ रुपए की लागत से 13,000 लंबी सड़कों इकाइयों का निर्माण शुरू किया जा चुका है मान्यवर। 8,500 किलोमीटर सड़कें एवं 11,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण मार्च 22 तक पूरा कर लिया जाएगा, जो हमारी 5,55,000 करोड़ रुपए की भारतमाला परियोजना है उसमें भी तेजी से काम किया जा रहा है और इससे विकास को निश्चित रूप से गति मिलेगी। मान्यवर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर रेलवे मंत्री ने विस्तार से सदन को बताया था कि इस रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब तक सर्वाधिक जो अब तक के जितने पिछले वर्षों 70 सालों में बजट आए हैं, रेलवे पर सर्वाधिक पैसा इस वर्ष बजट में प्राविधानित किया गया है कि रेल की यात्रा सुगम हो, रेल की यात्रा तीव्र हो और उसके लिए जो अलग से जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए गए हैं जिससे कि हमारा माल वाहन भी जो है माल वाहन भी तेजी के साथ जा सके और रेलवे की आय भी उससे बढ़ेगी, देश का विकास भी तेजी से होगा और उसी तरह से यातायात गाड़ियों की भी गति बढ़ाई जाएगी और चाहे बुलेट ट्रेन हो चाहे स्पीड की ट्रेनें हों उनको चलाने की भी सरकार का जो संकल्प है उस दिशा में भी तेजी के साथ रेल की व्यवस्था के सुधार में काम हो रहा है। माननीय राष्ट्रीय रेल योजना के अंतर्गत 2030 तक के लिए पूरी 2030 परियोजना तैयार की। 2030 तक के लिए रेलवे में हमें क्या करना है, उसमें पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाना है और इसमें संकल्प हमारा है मान्यवर। इसके साथ ही शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मेट्रो रेल का विस्तार, शहरी बस सेवा प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ ही और जो सार्वजनिक बसों के लिए 18,000 करोड़ रुपए की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो बसें लाई जाएंगी उनके लिए 18,000 करोड़ रुपए की नई परियोजना शुरू की जाएगी। मान्यवर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के लिए 1 करोड़ लाभार्थियों को, जो 8 करोड़ लाभार्थी पहले से उज्ज्वला गैस से आच्छादित थे,
1 करोड़ और नए लाभार्थी इस योजना में जोड़े जाएंगे और इस तरीके से अब 9 करोड़ उज्ज्वला धारक लाभार्थी देश में हो जाएंगे और 100 करोड़ जिलों को इस सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से भी जोड़ा जाएगा कि शहरों में जो गैस की पाइपलाइन के माध्यम से ऐसे 100 नए शहरों को चिन्हित करके उनको उस सिटी गैस पाइपलाइन योजना के अंतर्गत आच्छादित करने का काम किया जाएगा। मान्यवर, बीमा क्षेत्र में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए बीमा कंपनियों में स्वीकार्य एफडीआई को 49% से बढ़ाकर 34% किया जाएगा, 74% करने का प्राविधान है और इसका विधेयक मान्यवर सदन में पारित भी हो चुका है। इसके साथ ही मान्यवर विनिवेश से 1,75,000 करोड़ रुपए LIC और IPO के विनिवेश से अर्जित होने का अनुमान है 1,75,000 करोड़ रुपए। मान्यवर कृषि क्रेडिट लक्ष्य बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए का 21-22 में निर्धारित किया गया है। ग्रामीण ढांचा विकास निधि के लिए 40,000 करोड़, MSME सेक्टर के लिए 15,700 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। शिक्षा में मान्यवर नए 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे देश में। मान्यवर 15,000 विद्यालयों को की गुणवत्ता में सुधार करने का लक्ष्य किया गया है। इसी तरह से नई शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए इस 21-22 के बजट में प्राविधानित किया गया है, चाहे उच्च शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, बेसिक शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो, इन सारी शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार लाने का जो नई शिक्षा नीति में जो मार्गदर्शन किया गया है उसके माध्यम से एक बड़ा प्रयास मान्यवर सरकार करने जा रही है। इसके साथ ही मान्यवर अगर आप देखें, भारत के इतिहास में पहली बार डिजिटल जनगणना होने जा रही है और इस पर 3768 करोड़ रुपए प्राविधानित किया गया है डिजिटल जनगणना के लिए। मान्यवर ये भी एक बड़ा कदम है जो 15वां वित्त आयोग मान्यवर 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों को सीधा 41% का अंशदान उनको सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा और 41% का शेयर राज्यों को जो आयोग ने सिफारिश की है पूरी तरह से स्थानांतरित होगा। 14 राज्यों को राजस्व हानि के रूप में 74,340 करोड़ रुपए की अपेक्षा 21-22 में ये थी 20-21 में और 21-22 में 1,18,545 करोड़ रुपए की मान्यवर जो हमारा क्या नाम इससे GST से जो हमारी क्षति हुई उसमें राज्यों को हमें देने का है, वो भी व्यवस्था इसमें हमने बजट में की है कि 20-21 में हमारा था ये जो हानि देनी थी 74,340 करोड़ रुपए की और 21-22 में 1,18,545 करोड़ रुपए राज्यों को कंपनसेट करना है हमको GST के उसमें। मान्यवर कर प्रस्ताव में करदाताओं पर कोई नया कर न लगे, ये भी इतने तमाम सारे विकास के कामों के साथ साथ देश के करदाताओं पर भी सरकार का वही उदार दृष्टिकोण रहा है कि करदाताओं को अतिरिक्त कर देना न पड़े, ये इसमें बढ़ाकर इसे प्रयास किया गया है। प्रत्यक्ष कर 2014 में करदाता 3.31 करोड़ थे देश में और मान्यवर खुद करदाता आकर्षित हुए और आज जो हमारे 2020 में 6.48 करोड़ करदाता हैं और 21-22 में जब गणना होगी तो और संख्या बढ़ जाएगी। अपने आप स्वतः करदाता इस दिशा में आगे बढ़ करके देश के विकास में हिस्सेदारी ले रहे हैं। 75 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को जो सीनियर सिटीजन हैं उनको आयकर रिटर्न भरने से छूट देने का प्राविधान किया गया है। मान्यवर विवादों को निपटाने के लिए 30 जनवरी 21 तक लगभग 1,10,000 करदाताओं के 85,000 करोड़ रुपए के विवाद निपटा लिए गए। जो सरकार ने व्यवस्था की थी कि विवादों को निपटाने की जो आसान व्यवस्था विधेयक ला करके की गई थी उसका नतीजा हुआ 1,10,000 करदाताओं के 85,000 करोड़ से अधिक के विवाद मान्यवर निपटा लिए गए हैं। इसी तरीके से मान्यवर अन्य योजनाओं के अंतर्गत एक वर्ष में मान्यवर सस्ते दर पर योजनाओं को 1 वर्ष और बढ़ाया गया है। यानी इन योजनाओं को 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया गया है इस तरह के विवाद निस्तारण के लिए मान्यवर, और 1.5 लाख तक का छूट का प्राविधान किया गया इसमें। मान्यवर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जिसमें 2.76 लाख करोड़ का प्राविधान किया गया है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, 8 करोड़ परिवारों को मुफ्त रसोई गैस, 40 करोड़ मजदूरों को, महिलाओं, श्रमिकों और गरीबों को सीधे कंक्लूड करना शुरू करें। बस 2 मिनट सीधे
राशि उनके खाते में ट्रांसफर करने की बात है। मान्यवर, आत्मनिर्भर भारत जो हमारी सरकार का लक्ष्य है कि 23 लाख करोड़ का पैकेज जीडीपी के 10% से ज़्यादा जो हमने आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत दिया, और मान्यवर उसी तरह आरबीआई के आंकड़ों के आधार पर 27.1 करोड़ रुपए का व्यय तो आत्मनिर्भर पैकेज पर जो कि जीडीपी का 13% से ज़्यादा है मान्यवर हम करने जा रहे हैं। इस तरह से अगर आप देखें मान्यवर, आत्मनिर्भर भारत की सफलता के लिए जरूरी है कि राष्ट्र पहले, जो उसके मुख्य बिंदु हैं आत्मनिर्भर भारत की, राष्ट्र पहले, किसानों की आय दुगुनी, मजबूत अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्वस्थ भारत और सुशासन, ये मान्यवर हमारे इस आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है इस बजट के माध्यम से हम पूरा करने जा रहे हैं। मान्यवर, इसी तरीके से 20-21 के अनुदानों में इसमें 79 ग्रांट हैं जो दो अप्रोप्रिएशन बिल हैं 20-21 की, जो हमारा जो अप्रोप्रिएशन बिल है उस पर मान्यवर इसमें एडिशनल एक्सपेंडिचर जो है 6,28,379 करोड़ का है 20-21 के जो अप्रोप्रिएशन बिल में, जो हमने अतिरिक्त खर्च किया है, जिसकी अनुमति हम खर्च करने की अनुमति सदन से लेने जा रहे हैं। माने कुल खर्च है 4,12,653 रुपए और अतिरिक्त व्यय है मान्यवर 2,15,725 करोड़ रुपए। आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत मान्यवर 3 यूरिया फैक्ट्रियों को हमने फिर से कंक्लूड करें। आपका समय खत्म हो चुका है, कंक्लूड मान्यवर। इसी के साथ ही मैं जो चारों अप्रोप्रिएशन बिल माननीय वित्त मंत्री जी लाए हैं उनका पुरजोर समर्थन करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑनरेबल मेंबर श्री सैयद नसीर हुसैन जी, you have 7 minutes. Thank you, Honorable Chairman, sir. I rise to speak on the proposed budget for Puducherry and Jammu and Kashmir, sir.